हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग फर्स्ट ईयर का वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण कर रहे थे क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स में से। तो आज हम जो नेक्स्ट उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक रेशे में होनी चाहिए उनको डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास तक अपना डिस्कस किया था समानता या यूनिफॉर्मिटी, है ना। या घनत्व भी हमने कर लिया था। तो आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट गुण कि क्या रेशो में कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि हम उससे फाइबर टू फैब्रिक की जो जर्नी है उसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पहला गुण करेंगे वो है अपघर्षण प्रतिरोध क्षमता या अब्रेशन रेजिस्टेंस कैपेसिटी। अब अब्रेशन रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब भी हम कोई कपड़ा देखिए, कपड़े का इस्तेमाल होता है तो कपड़ा मैला होता है ना। कुछ ऐसे जो है जगह होती है जहाँ से कपड़ा बहुत ज़्यादा मैला होता है। फॉर एग्जांपल कॉलर्स हो गई, आपके कफ्स हो गए, या साड़ी के फॉल्स हो गए, या इस तरीके के कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जहाँ पे कि कपड़ा बहुत अधिक जो है मैला होता है या गंदगी के संपर्क में आता है, या जो है नमी या हम कहेंगे चिकनाहट के उसमें जो आता है तब वो ज़्यादा मैला होता है। तो ऐसे जो सरफेसेस हैं उनको बेसिकली क्लीन करने के लिए जो है उनको रगड़ना पड़ता है ना। उनको ब्रश इस्तेमाल करना पड़ता है उनको क्लीन करने के लिए लॉन्ड्री करते समय। तो ये अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? ये क्षमता अगर कपड़े के अंदर ज़्यादा है तो जब आप कपड़े को इस तरीके से रगड़ के या ब्रश से, है ना, इस तरीके से साफ करेंगे तो कपड़ा जल्दी से फटेगा नहीं। तो कोई भी जो कंज्यूमर होता है जब वो परचेज करता है कोई भी कपड़ा, तो वो ये चीज़ देखता है कि उसमें अब्रेशन रेजिस्टेंस कितना है। डेली वेयर के जो कपड़े हैं वो अब्रेशन रेजिस्टेंस वाले होने चाहिए, है ना, बेसिकली जिससे कि उनको अच्छे से जो है उनकी साफ़ सफाई, उनकी जो है मेंटेनेंस जो है वो की जा सके। तो अब्रेशन रेजिस्टेंस क्या होता है कि कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं, जो कि रगड़ पे और जो है उनको जब ब्रश किया जाता है तो वो वहाँ से फट जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन का जो कपड़ा है उसमें बहुत अच्छा अब्रेशन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो ये होता है आपका एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो अब्रेशन रेजिस्टेंस कैपेसिटी हाई होना किसी कपड़े के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट उसकी क्वालिटी होती है कपड़े की ड्यूरेबिलिटी को लेकर। कोई भी कपड़ा जो है ज़्यादा ड्यूरेबल होगा या ज़्यादा मजबूत होगा अगर उसके अंदर अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है विद्युत संवाहकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है या विद्युत संवाहकता क्या होती है कि बहुत सारे कपड़े फाइबर ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर से विद्युत का जो स्पार्क है या जो चार्ज है उसको पास होने देते हैं। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो अपने अंदर से चार्ज को पास नहीं होने देते और वो चार्ज जो है कपड़े के सरफेस पर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, जिससे शॉक लगने का जो है वो एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है। जैसे कि इसको पहले समझ लीजिए कि क्या होता है शॉक लगना या क्या चार्ज क्या होता है। जैसे कि सर्दियों में या विंटर्स में आप लोग जो है इसके संपर्क में आते होंगे कई बार कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, स्पेशली जो सिंथेटिक कपड़े हैं या वुलन में कुछ ऐसे मिक्स जब करके जो कपड़ा बनाया जाता है, तो वो कपड़े जब भी हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा हमारी बॉडी से या जहाँ आप जिस सरफेस पे आप बैठते हैं उसके ऊपर उसके अंदर फ्रिक्शन होता है या वहाँ पर रगड़ होती है। उस रगड़ से जो है चार्ज बन जाता है या बिजली का जो स्पार्क है वो बन जाता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इसको पास ऑन होने देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा जो पॉलिस्टर या नायलॉन है, अगर वो आपने नेक्स्ट टू बॉडी पहन लिया है तो वो आपकी बॉडी पे क्लिंग होते हैं या चिपक जाते हैं, है ना, उसमें चार्ज आ जाता है। और अंधेरे में भी कई बार आप ऐसे कपड़ों को देखेंगे तो उसमें से आपको बकायदा स्पार्क जो है वो नज़र आता है। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा विद्युत संवाहकता होगी, जितना इलेक्ट्रिकल चार्ज को कंडक्ट करने की अच्छा कंडक्टर होगा, उतना कपड़ा अच्छा होगा।
वेयर एज जो कपड़े इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, कंपैरेटिवली वो अनकंफर्टेबल टू वेयर होते हैं या पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते। इसलिए कपड़ों के अंदर या रेशों के अंदर जो है विद्युत संवाहकता का गुण पाया जाना उचित रहता है या ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, फिर है उसके बाद नेक्स्ट जो गुण है जो कि पाया जाना चाहिए वो है आनमयता या प्लायबिलिटी। प्लायबिलिटी क्या होती है? देखिए, जब भी कपड़ा बनता है तो कपड़ा बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि फाइबर से आपने यान बना लिया या धागा बना लिया। अब इस धागे से कपड़ा बनना होता है, तो इस धागे को हम लोग जो है कपड़ा बनाने की जो लूम होती है या खड्डी जो होती है, इसके ऊपर हम वाप और वेफ्ट में इसको तानते हैं। वाप क्या होता है? ताना, ठीक है, और वेफ्ट क्या होता है? बाना। तो ये जो ताना और ताने को हम बहुत अच्छे से तान देते हैं खड्डी के ऊपर, और जो वाप होता है जो वेफ्ट होता है वो आपका फिलिंग यान की तरह से या उसको धागे को भरने के काम आता है। इस तरीके से कपड़ा बनता है। कुल मिला के कपड़े के अंदर हम देखें तो दो प्रकार के धागे होते हैं। एक को हम जो लंबाई में होता है उसको वाप बोलते हैं, और जो उसको भरने वाला या आड़ा जो धागा होता है उसको हम वेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जब कपड़ा बनता है तो धागे को बहुत ज़्यादा तनाव से गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, उसकी वजह से उसमें अगर प्लायबिलिटी का गुण अगर होगा तो वो धागा जो है वो इसको मजबूती से सहन कर लेगा। ये जो तानते हैं हम धागे को, वाप को हम तानते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है प्रेशर इसके ऊपर आता है या स्ट्रेस आता है इसके ऊपर। तो जितना ज़्यादा आपकी प्लायबिलिटी होगी, धागा जो है उतना ज़्यादा स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी को रखता होगा। ठीक है, यानी उस तनाव को झेल जाएगा और एक अच्छी और मजबूत किस्म का कपड़ा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर प्लायबिलिटी अच्छी है, प्लायबिलिटी या आनम्यता को एक तरह से कहेंगे कि ये गुण होने की वजह से आप उस धागे से अच्छी प्रकार का कपड़ा जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और जो कपड़ा बनकर तैयार होता है वो अपनी शेप को भी स्टेबल रखता है। कुछ कपड़े आपने देखे होंगे जो कि पहनने पर या बार बार इस्तेमाल से जो है अपनी आकृति को खो देते हैं। ठीक है, तो उनमें प्लायबिलिटी की कमी होती है या आनम्यता की कमी होती है। जिनमें आनम्यता या प्लायबल होते हैं जो धागे, वो उनसे अच्छी प्रकार का या स्टेबल प्रकार का जो कपड़ा है वो बनकर तैयार होता है। कुल मिलाकर वो अपनी शेप को बनाए रखता है। कपड़ा आड़ा टेढ़ा या एक तरफ से लटक जाना, इस तरीके की प्रॉपर्टी जो है उसको देखने में नहीं मिलती है। स्पेशली कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन इज़ हाईली प्लायबल। उसके बाद हम बात करेंगे ज्वलनशीलता या फ्लेमेबिलिटी। देखिए, फ्लेमेबिलिटी का गुण हमें देखना होता है कपड़े के अंदर कि ये कितना ज्वलनशील है। स्पेशली जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं या ऐसे कपड़े जिनको कि हम आग के पास इस्तेमाल करते हैं या किचन में इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली उनमें फ्लेमेबिलिटी कम होनी चाहिए, नहीं तो वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हर फाइबर को अगर हम देखेंगे तो वो अलग अलग प्रकार से जलता है। ठीक है, फाइबर की जब आप टेस्टिंग करते हैं कि ये कौन सा फाइबर है, तो इसी तरीके से उसको जलाकर जो है देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉटन का कपड़ा होता है, कॉटन क्योंकि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, जितने भी ये आपके जो नेचुरल है जैसे कि जूट है या आपका हेम्प है या लिनन है, तो ये जो है सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। और अगर इनको हम जला कर देखें तो ये सुलग कर जलता है, यानी एकदम से आग नहीं पकड़ता, और आग पकड़ता भी है तो ये कागज की तरह से जलता है। धीरे धीरे इसके कॉर्नर जो है जलते हुए फैलते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो फ्लेमेबिलिटी है कॉटन की वो बहुत कम होती है, यानी कॉटन की या सूती वस्त्र की ज्वलनशीलता कम होती है। इसी वजह से किचन में, रसोई में या कोई भी आग के पास काम करने वाला जो व्यक्ति है वो कॉटन के वस्त्रों का प्रयोग करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ज्वलनशीलता की बात करें, जैसे कि आप आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात करें, तो आर्टिफिशियल फाइबर्स जो हैं, मैन मेड फाइबर जितने भी हैं पॉलीमर्स से बने हुए होते हैं,
तो ये एक तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि नायलॉन या पॉलिस्टर को आग के पास में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और बहुत जल्दी इसमें आग फैलती भी है, और जिसकी वजह से इसमें वो बीड्स जैसे बन जाते हैं या ये एकदम सिकुड़ जाता है या चिपक जाता है। तो ये हार्मफुल होता है बहुत ही। पॉलिस्टर नायलॉन जो है हाईली फ्लेमेबल होते हैं या बहुत अधिक ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वूल की और आपकी सिल्क की, तो ये दोनों क्योंकि एनिमल फाइबर्स हैं, वूल और सिल्क, तो ये जो फाइबर्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और इनमें जब जलते हैं तो बाल के जलने जैसी स्मेल आती है, और इनकी भी जो फ्लेमेबिलिटी है वो काफ़ी हाई होती है। तो सबसे कम फ्लेमेबिलिटी जो होती है वो होती है आपकी कॉटन की, ठीक है। इसीलिए सूती वस्त्रों को जो है आग के पास में पहना, या किचन में हमेशा सूती वस्त्रों को, एप्रन जो होते हैं सूती वस्त्र के होते हैं। तो ज्वलनशीलता हमेशा फाइबर की कम होनी चाहिए। फिर है गर्माहट या वार्मथ, ठीक है। कोई भी रेशे को अगर हम देखें, हम मौसम के अनुसार जो है कपड़ों का चयन करते हैं, और लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो हम नेक्स्ट टू बॉडी पहनते हैं, तो उनमें एक वार्मथ होना ज़रूरी है। तो ऐसे कपड़े जो है बेसिकली जैसे हम कॉटन की बात करें तो उसमें बहुत अच्छी वार्मथ होती है। सबसे अधिक वार्मथ जो पाई जाती है या गर्माहट पाई जाती है वो आपकी वूल में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वूल के फाइबर को अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे कन्वोल्यूशंस पाए जाते हैं, या एक तरह से हम कहेंगे कि जो ऊन का जो फाइबर होता है, रेशा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स होते हैं, या हिंदी में कहेंगे वो जिगजैग होता है, या जैसे बाल आपके घुंघराले होते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है कन्वोल्यूशंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप उससे जो है यान का निर्माण करते हैं, ऊन को अगर आप देखेंगे तो ऊन बहुत फ्लफ़ी बन के तैयार होती है। फ्लफ़ी यानी कि उसके बीच में वो आप उसको दबाएंगे तो बहुत अच्छे से वो दब जाती है, और फिर छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी जगह ले लेती है। तो हर रेशे के, दो रेशों के बीच में जो है बहुत अच्छी सी जगह उसमें रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एयर ट्रैप हो जाती है, और यही कारण है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्माहट देते हैं। तो गर्माहट का गुण जो है वो भी होना कपड़े के अंदर आवश्यक होता है। सूती वस्त्र के अंदर भी बहुत अच्छी गर्माहट होती है, क्योंकि हमने बात की कि जो सूती रेशे होते हैं उनमें भी नेचुरली जो है कन्वोल्यूशंस या उनमें घुमाव जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से, और रेशे भी छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो एक रफ टेक्सचर का कपड़ा बनता है, जिससे कि इसकी एब्जॉर्बेंसी भी अच्छी होती है, और ये नेक्स्ट टू बॉडी पहनते हैं, और इसमें जो ये रेशे ऊपर निकले रहते हैं तो ये भी एक तरह से एयर को ट्रैप करते हैं और इस कपड़े को गर्म बना देते हैं। गर्मियों में ये ठंडा रहता है क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंसी अच्छी होती है सूती वस्त्र की, वेयर एज विंटर्स के अंदर सूती वस्त्र जो होते हैं वो गर्माहट प्रदान करते हैं। तो कपड़े के अंदर मौसम के अनुसार गर्माहट का होना आवश्यक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है जो कि एक रेशे में पाई जानी चाहिए, वो है कीट, फफूंद और सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स, मोल्स एंड बैक्टीरिया। तो कीट, फफूंद और सूक्ष्म जीवाणुओं का जो है प्रतिरोधकता उसके अंदर होनी चाहिए, या उसका प्रभाव जो है कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके जो वस्त्र हैं उनको, क्योंकि आपको मैनेज करना मुश्किल होगा अगर उनके ऊपर इन सब कीट और मोल्ड्स और इनका प्रभाव अधिक रहेगा, तो क्या होगा कि आपके जो वस्त्र हैं वो ये कीड़े मकोड़े जो हैं ये काट देंगे, या वो उन वस्त्रों के लिए हार्मफुल रहेगा। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जितने भी आपके जो नेचुरल फाइबर्स हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, आपका सिल्क हो गया या वूल हो गया, ये दीज आर मोर प्रोन टू इंसेक्ट, मोल्स एंड ये आपका बैक्टीरियाज। क्यों? क्योंकि हमने बात की जो कि नेचुरल जो आपके फाइबर होते हैं, या जो आपकी प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं, जैसे कि सूती, सिल्क और ऊन, तो ये किसके बने हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि जो सूती वस्त्र है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है,
ऊन जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है, सिल्क जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये क्योंकि जो है एक तरह से, और ये जो मोल्ड्स हैं या कीट हैं, ये बेसिकली इनको खाने के लिए, क्योंकि ये सेलुलोज भी खाते हैं, ये प्रोटीन भी खाते हैं, तो इस वजह से ये रेशों के लिए हार्मफुल होते हैं, जो कि नेचुरल होते हैं। कीट और मोल्ड जो हैं इसीलिए इन वस्त्रों पर ज़्यादा अटैक करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जब मॉइस्चर होता है तो ये जो मोल्ड्स होती हैं, सूती वस्त्र को अगर आपने ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पर कि उसमें नमी बहुत अधिक है, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर काले काले धब्बे आ जाते हैं। ये धब्बे होते हैं मोल्ड्स के, ठीक है। और मोल्ड्स क्यों लग जाता है? क्योंकि सूती वस्त्र किसका बना हुआ है? सेलुलोज का। तो सेलुलोज को खाने के लिए मोल्ड्स उस पर अटैक करते हैं। सिमिलरली सिल्क का फैब्रिक अगर आपने देखा होगा, सिल्क और प्योर वूल जो होता है, इसको हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो इसमें रखे रखे छेद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और इस प्रोटीन का भक्षण करने के लिए इसके ऊपर बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स जो हैं, या कीट और जो बैक्टीरिया हैं, वो इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो बेसिकली ये जो गुण है, क्योंकि हम ये फाइबर्स महंगे भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं, या हम इनका प्रयोग बहुत अधिक करते हैं, तो आजकल इस तरीके की फिनिशेस बनने लग गई हैं। ऐसी फिनिशिंग की जाती है कपड़े के ऊपर, जैसे कॉटन के ऊपर या सिल्क के ऊपर या वूल के ऊपर, जिससे कि ऐसा लेप जो है उसके ऊपर लगा दिया जाता है, ऐसी फिनिशिंग उसको दी जाती है जिससे कि कीट और फफूंद वगैरह इसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, ठीक है। वेयर एज वहीं पे इसके विपरीत अगर हम देखें तो ये क्षमता जो है इनकी जो प्रतिरोधकता है, आपकी कीट और फफूंद की जो प्रतिरोधकता है, ये मैन मेड फाइबर्स में जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर के अंदर बहुत अधिक पाई जाती है। कोई भी कीट और फफूंद और ये जो है ये नायलॉन और पॉलिस्टर के ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि ये पॉलीमर के बने हुए होते हैं, ये उनका भोजन नहीं होता है, इसलिए ये सेफ होते हैं। ये इनको मैनेज करना, इनका मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी इजी होता है कि आप सिंथेटिक कपड़े को कहीं पर भी रख दीजिए, है ना। इसमें कोई आपको नेफ्थलीन बॉल्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है शोधक पदार्थों तथा साबुन का प्रभाव। देखिए, जब भी कपड़े का प्रयोग किया जाता है तो कपड़ा गंदा होता है, और अलग अलग प्रकार के शोधक पदार्थों का जैसे कि डिटर्जेंट, सोप्स और ब्लीचेस का इस्तेमाल किया जाता है कपड़े की मेंटेनेंस के लिए। तो अगर कपड़ा जो है या फाइबर या रेशा जो है वो इनको रेजिस्ट करेगा या इनके प्रति स्ट्रांग होगा तो कपड़ा अधिक ड्यूरेबल होगा। वेयरएज कुछ फाइबर जो हैं बहुत नाजुक होते हैं, जैसे कि सिल्क और वूल, इनको आप हर तरीके के डिटर्जेंट से नहीं धो सकते, अन्यथा ये खराब हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, है ना। वहीं पे हम देखें तो नायलॉन, पॉलिस्टर या जितने भी मैन मेड फाइबर्स हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इन डिटर्जेंट्स और हार्ड सोप्स जो हैं इनको बहुत अच्छे से रेजिस्ट करते हैं, या इनको बहुत अच्छे से विथस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉटन जो है उसमें भी बहुत अच्छी जो है एक रेजिस्टेंस होती है, बहुत अच्छी एक बेरेबिलिटी होती है किसके प्रति? डिटर्जेंट्स और सोप्स के प्रति, ठीक है। इसके अलावा ताप का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ हीट। ताप का प्रभाव कैसे हम देखेंगे कि जब भी आप कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार कपड़े बहुत गंदे होते हैं, जिनकी वजह से आपको इसको बेसिकली आपको बॉईल करके धोना पड़ता है, या कुछ लोग गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऐसे फाइबर्स हैं जिनमें कि रिंकल्स आ जाते हैं या सिलवटें आ जाती हैं, उन सिलवटों को दूर करने के लिए आपको आयनिंग करनी पड़ती है। तो ताप का प्रभाव, या आप धूप में सुखाते हैं, ठीक है, तो ताप का प्रभाव जो है वो किस प्रकार का पड़ता है? अगर हम बात करें सूती वस्त्रों की, जो कपड़े आपको जो है आपकी अपहोल्स्ट्री या घर में बिछाने ओढ़ने के जो कपड़े होते हैं, या जो रफ यूज़ के जो कपड़े होते हैं, बेसिकली हम लोग कॉटन के प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनमें हीट या ताप के प्रति जो है अच्छा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि सूती वस्त्रों को बहुत हाई टेम्परेचर पर जो है आयनिंग की जाती है, और इसको जो है वेयरएज जो मैन मेड फाइबर्स हैं जैसे कि पॉलिस्टर या नायलॉन, इनके ऊपर सिल्क जो है
इसके ऊपर बहुत हल्के टेम्परेचर पे जो है हम आयनिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अगर इस पर बहुत ज़्यादा ताप दे दिया जाए सिल्क और वूल पे, क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं, तो इनका जो प्रोटीन होता है वो उच्च तापक्रम से डीनेचर हो जाता है और आपका कपड़ा जल जाता है या खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसी लिए जो है हमें ताप का प्रभाव भी देखना होता है कि कोई भी कपड़ा जो है वो किस इस्तेमाल के लिए काम में लिया जाएगा। तो ये हैं आपके वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे।